नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टीम पहेली फैक्ट से। आशा करता हूँ आप सब इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए जाएँ जनरल टॉपिक पे और आप लोगों के साथ उसे साझा किया जाए। और इसी प्रयास में मैं ये पहला वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका शीर्षक है तेल का खेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज़ ड्यूटी को बढ़ा दिया। जैसे कि पेट्रोल पे उसने ₹10 और डीज़ल पे उसने ₹13 एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दी। तो कुछ बातें हैं दोस्तों कि सरकार को क्यों हर बार ज़रूरत पड़ती है कि इस एक्साइज़ ड्यूटी को बढ़ाया जाए और और वो बाकी चीज़ों पे इसे क्यों नहीं बढ़ाती? जैसे गेहूँ चावल पे जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं, उस पे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? बिल्कुल, इसका सीधा-सीधा आंसर है कि अगर वो गेहूँ, चावल और इस तरह की चीज़ों पे बढ़ा दे, तो वो सरकार के हाथ से एकदम से निकल जाएँगी और वो किसानों के हाथों में आ जाएँगी, जो कि सरकार के लिए एक मुश्किल चीज़ होगा। तो ये इस इन्हीं चीज़ों पे बढ़ाती है, जैसे कि हो गया ये पेट्रोलियम पदार्थ, लीकर, शराब, इन चीज़ों पे ये एक्साइज़ ड्यूटी और वैट और ये सब बढ़ा के और ये मुनाफ़ा कमाते हैं। तो समझते हैं इसको दोस्तों कि ये कैसे होता है, ये पूरा इसका गणित क्या है? कितना फ़ायदा होता है स्टेट गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को और क्यों बढ़ाते हैं ये हर बार? और जैसे कि इस बार तो केंद्र सरकार ने बोला है कि हमारे पास फंड्स की कमी है और इस वायरस से हमें लड़ना है, उद्योग धंधे बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो हमें रेवेन्यू चाहिए, हमें पैसे चाहिए, इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। बट 2014 से जब से बीजेपी की सरकार है, तब से उन्होंने इसे 13-14 बार बढ़ाया है, 12-13 बार आई थिंक। और द उन्होंने सिर्फ़ इस बार ये रीज़न दिया है कि ब अभी समस्या है इसलिए बढ़ाया है, बाकी टाइम इन्होंने रीज़न नहीं दिया। तो बहरहाल हम बात करते हैं कि क्यों बढ़ाती है सरकार और आपको जो पेट्रोल या डीज़ल जिस प्राइस पे मिलता है, उसका पूरा गणित क्या है? कैसे मिलता है वो? तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, चलिए हम देखते हैं। पहले तो हमें समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू किन-किन चीज़ों से मिलती है, किन-किन चीज़ों से वो देश से टैक्स वसूल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेनली 5 चीज़ ऐसा है जिससे वो टैक्स वसूल करती है। पहला तो है जीएसटी, 28.5% टैक्स जीएसटी से आता है। 28.1% टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। थर्ड है पर्सनल इनकम टैक्स जिससे 26.3% आता है। एक्साइज़ ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और एक्साइज़ जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ शामिल है, 11.0% इससे आता है। और कस्टम्स से 5.7% आता है। तो ये हो गए 5 रेवेन्यू सोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को किन-किन चीज़ों से रेवेन्यू आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को दोस्तों मेनली 5-6 चीज़ों से रेवेन्यू आता है। जो है पहला जो है उसमें वो स्टेट जीएसटी है जिसका परसेंटेज है 39.9% इससे आता है। वैट मेनली फ्यूल जो पेट्रोलियम पदार्थ है वैट उससे 21.5% आता है। एक्साइज़ जिसमें मेनली लिकर के प्रोडक्ट्स आते हैं उसका रेवेन्यू जो है 11.9% है। प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांज़ैक्शन पे 11.2% का रेवेन्यू मिलता है। टैक्स ऑन व्हीकल 5.7% और अन्य जो हैं अदर्स वो 9.8%। तो ये 6 हो गए जिससे स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि एक्साइज़ ड्यूटी जो अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, तो हम एक आंकड़ा ये देख लेते हैं कि 2014 से 2020 तक उनको कितना फ़ायदा हुआ है इसमें। जो तो 2014 से 20 अब 6 साल हो गए, तो 6 साल में उनको हर साल कितने का रेवेन्यू मिलता है एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाने से। हालाँकि वो 12-13 बार बढ़ा चुके हैं इसे। तो 14-15 में केंद्र सरकार को 99,068 करोड़ का मुनाफ़ा हुआ था इससे। 2015-16 में ये 1,78,477 करोड़ मिला था उन्हें। 2016-17 में 2,42,691 करोड़ का मुनाफ़ा हुआ था उन्हें। 2017-18 में 2,29,716 करोड़ मिले थे। 2018-19 में 2,14,369 करोड़ और 2019-20 में जिसमें सिर्फ 9 मंथ का यहाँ पर डेटा मिला है, तो वो 1,47,975 करोड़ रुपए उनको एक्साइज़ ड्यूटी से रेवेन्यू मिले थे।
और दोस्तों अभी जो उन्होंने रिसेंटली हाइक किया है पेट्रोल पे 10 रुपया और डीजल पे 13 रुपया, उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 1.6 लाख करोड़ का रिवेन्यू मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा उन्हें? और ये पूरा गेम क्या है? अब ये एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ती कैसे है? तो ये 2 चीज़ों का खेल है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एक होता है बेस प्राइस और एक होता है एक्साइज़ ड्यूटी। तो अभी तक जो इन्होंने किया है कि ये बेस प्राइस घटाते हैं और एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाते हैं। तो आगे के इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, बेस प्राइस को मैंने यहाँ पर ग्रीन से शो किया है और एक्साइज़ ड्यूटी को रेड ग्राफ से शो किया है। तो 1 मार्च को हम देखते हैं कि जो बेस प्राइस था वो ₹32.61 पर लीटर था। उसी दिन एक्साइज़ ड्यूटी ₹19.98 पर लीटर था। 14 मार्च को इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेस प्राइस घटा दिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइसेज़ है वो बहुत नीचे आ गया था बीच में। क्योंकि डिमांड थी नहीं और तो प्रोडक्शन कर और उनके स्टॉक में बहुत सारा था तो प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ जाता है। तो प्राइस बहुत नीचे आ गया था। तो यहाँ पर 14 मार्च को जो बेस प्राइस था वो ₹28.18 पर लीटर और यहाँ देखिए उन्होंने जो आपको रेड ग्राफ दिख रहा है, तो रेड ग्राफ में इन्होंने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दिया तो वो ₹22.98 पर लीटर हो गया। अब 6 मई को जो एकदम ही नीचे आ गया था, बहुत आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि नेगेटिव में चला गया क्रूड ऑयल और ये सब। तो उस समय जो बेस प्राइस था वो ₹17.96 पर लीटर पे आ गया था और उसी टाइम पे सरकार ने जो एक्साइज़ ड्यूटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी। उन्होंने बेस प्राइस एकदम कम कर दिया और एक्साइज़ ड्यूटी काफ़ी बढ़ा दी। तो एक्साइज़ ड्यूटी को उन्होंने ₹32.98 पर लीटर कर दिया। तो यहाँ देखिए, तो ये 2 चीज़ का गेम है दोस्तों, बेस प्राइस वो घटाते हैं और एक्साइज़ ड्यूटी को बढ़ाते हैं। अब देखिए आगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है? मतलब आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, आप जब अपनी गाड़ी लेकर जाते हो और वहाँ पर पेट्रोल या डीज़ल जो भी आप फ़िल करवाते हो, तो कैसे आपको एक जैसे 1 लीटर का आपको ₹71 या डीज़ल खरीदते हो तो ₹69 जो देना पड़ता है, वो कैसे होता है? इसका कैलकुलेशन क्या है? क्योंकि बेस प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट से गवर्नमेंट खरीद रही है, वो तो कम है, बट फिर भी आप ₹71 दे रहे हो, तो कैसे होता है ये? तो हमने यहाँ 3 डेटा लिया है, 1 मार्च का, 14 मार्च का और 6 मई का डेटा लिया है। तो दोस्तों बेस प्राइस मैं आपको 1 मार्च का बता रहा हूँ, 1 मार्च का देखिए और ये दिल्ली का डेटा है जो आईओसी के साइट से लिया गया है। तो आप 1 मार्च का डेटा देखिए, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बेस प्राइस, फ्राइट एटसेट्रा जो भाड़ा होता है एक तो बेस प्राइस होता है फिर उसमें जो अब हाँ, एक यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि बेस प्राइस में जो प्यूरिफिकेशन और बाकी के जो भी चार्जेज़ आते हैं वो सब इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये हो गया बेस प्राइस और फिर उसको जो लाने का जो भाड़ा होता है वो होता है, फिर एक्साइज़ ड्यूटी होती है, फिर डीलर कमीशन होता है, फिर वैट होता है जो राज्य सरकार लेती है, फिर रिटेल सेलिंग प्राइस होता है जो आप जिस प्राइस पे आप खरीदते हो, तो उसको हम रिटेल सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 मार्च का बेस प्राइस था 32.61 पर लीटर और भाड़ा जो लगा 0.32 पर लीटर, एक्साइज़ ड्यूटी 19.98 पर लीटर, डीलर कमीशन था 3.55 पर लीटर, वैट राज्य सरकार का जो था वो 15.25 पर लीटर। अब आप इस सब को जोड़ दीजिए तो आपको रिटेल सेलिंग प्राइस आपकी मिल जाएगी वो 71.71 रुपीज़ पर लीटर। अब देखिए, बेस प्राइस है 32.61 और आप खरीद रहे हो 71.71 में, तो टोटल जो टैक्स जो बढ़ गया बेस प्राइस से अगर हम कैलकुलेट करें तो 96.57% बढ़ गया ये, मतलब ऑलमोस्ट 100% आप कह सकते हैं। अब 14 मार्च का डेटा देखते हैं, बेस प्राइस को कम कर दिया उन्होंने 28.18, भाड़ा जो है वो 0.32 रुपीज़ पर लीटर है, एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दिया उन्होंने 22.98, डीलर कमीशन उतना ही है लगभग, वैट 14.85 थोड़ा कम कर दिया राज्य सरकार का वैट, रिटेल सेलिंग प्राइस अब आपको मिल गया 69.87। तो
बेस प्राइस है 28.18 और जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो उसका प्राइस है 69.87 मतलब 70 ऑलमोस्ट। तो ये जो आप डिफरेंस देखें तो 118% की बढ़त हो गई बेस प्राइस से। अब 6 मई का डेटा हम देखते हैं तो 17 यहाँ पर उन्होंने बेस प्राइस बहुत कम कर दिया है 17.96। 0.32 जो है फ्राइट का चार्जेस है, एक्साइज ड्यूटी है 32.98, डीलर कमीशन 3.56, वैट 16.44, रिटेल सेलिंग प्राइस 71.26। तो आप देखेंगे कि 17.96 और 17.96 बेस प्राइस था और आप खरीद रहे हो 71.26 रुपीज़ पर लीटर में। 226% की यहाँ पर टैक्स एक्स्ट्रा हो गया आपका। तो आप देखेंगे कि 1 मार्च से 6 मई के बीच ये इतना 226% बढ़ गया। ये जो है तो आपको अपने पॉकेट से इसलिए दोस्तों ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार जो है वैट और एक्साइज ड्यूटी में ऊपर-नीचे वो चलते रहता है। मेन यहाँ केंद्र सरकार का ये होता है कि वो बेस प्राइस कम करती है और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, जिससे वो सोचती है कि उसे फ़ायदा होगा। अब देखते हैं डीज़ल का। ये दिल्ली का डेटा है आईओसी से लिया हुआ, तो कंपोनेंट यहाँ भी वही कंपोनेंट हैं और 6 मई का डेटा है तो बेस प्राइस था 18.49 जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जो खरीदा जाता है वो 18.49 पर लीटर। जो भाड़ा लगा उसमें 0.29, एक्साइज ड्यूटी 31.83, डीलर कमीशन 2.52, वैट 16.26, रिटेल सेलिंग प्राइस 69.39। टोटल टैक्स यहाँ पर देखिए दोस्तों 225%। मतलब आप खरीद रहे हो, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीद रहे हो 18.5 रुपये में और आप अपने ग्राहक को दे रहे हो 69.39 रुपीज़ में। तो 225% का यहाँ पर बढ़त हो गया और ये जो सारी बढ़त है वो केंद्र सरकार अपने झोली में डालती है, ये उनका रेवेन्यू मॉडल है। अब हम देखते हैं कि 2014 से 2020 तक क्रूड ऑयल प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कितना बढ़ा या कम हुआ और इंडिया में कितना बढ़ा और कम हुआ है। तो यहाँ मैंने 2014 और 2020 का डेटा लिया और उसका डिफरेंस लिया है दोनों का। तो पहले देखिए क्रूड ऑयल 2014 में 170.09 पर बैरल था। अब यहाँ मैं बता दूं कि एक बैरल में 159 लीटर्स ऑयल आता है। तो 107.09 पर बैरल था 2014 में। 2020 में ये घट के दोस्तों आप देखेंगे कि 32 बैरल पे आ गया, मतलब 300% ये गिर गया। और डिफरेंस आप देखिए $75, $75.09 पर बैरल हो गया, डिफरेंस इसका आ रहा है। मतलब ये 2014 से 2020 तक 300% से डाउन हो गया। लेकिन भारत में पेट्रोल का प्राइस 2014 में 71.41 पर लीटर था और 2020 में 71.26 पर लीटर है। मतलब 0.15 रुपीज़ लेस हुआ है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एकदम कम है अभी तेल की कीमत। लेकिन हमारे बाज़ारों में इसे सबसे ज़्यादा एक्साइज़ ड्यूटी लेके और सबसे ज़्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। और डीज़ल अगर देखें तो डीज़ल 2014 में 55.49 रुपीज़ पर लीटर था। 2020 में ये अभी जो मिल रहा है वो 69.39 पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। तो इसमें तो 13 साढ़े मतलब 14 रुपए की बढ़त हो गई। मतलब जो 2014 था और 2020 में 14 रुपया बढ़ के बिक रहा है। अब टैक्स ऑन पेट्रोल देखते हैं। 9.20 रुपीज़ पर लीटर था 2014 में टैक्स, जो कि और 2020 में वो बढ़ के हो गया 32.98 पर लीटर, जो एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 258.47% से बढ़ गया। 2014 से 2020 तक ये 258% से बढ़ गया। अब डीजल का देखते हैं। 2014 में ये 3.46 रुपीज़ पर लीटर था। 2020 में ये 31.83 पर लीटर हो गया, जो टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी है। तो अगर आप देखें तो 819.94% से बढ़ गया। कितना ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया है इन्होंने। तो ये जो बढ़त है, ये जो इतना ज़्यादा हमसे वसूल रहे हैं, ये उनके खाते में जाता है और ये फिर अलग-अलग योजनाओं में लगाते हैं या जो भी करते हैं वो सरकार को ही पता। तो इसके बाद दोस्तों अब
सवाल है कि ये तो हो गया हम किस रेट पे खरीदते हैं और सरकार किस रेट से खरीदती है और हमें किस रेट पे बेचती है। अब सवाल आता है कि सरकार ने क्यों बढ़ाया है अभी दाम? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, सरकार ने साफ कहा है कि अभी जो ये कोरोना वायरस से जो उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री बंद है, सारे इंडस्ट्री बंद है, 10 करोड़ से ज़्यादा लेबर बेरोज़गार हो चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। और जैसा कि आपने औरंगाबाद में देखा कि ट्रैक को सिरहाने बनाकर सो गए और बड़ी दर्दनाक मौत हो गई इतने मज़दूरों की। तो सरकार का मानना है कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन मेरी कुछ यहाँ पर राय है और कुछ विचार हैं मेरे कि आपके उद्योग धंधे बंद हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं। यहाँ दिन-दिन के खर्चे चलाने के लिए मुसीबत आ रही है लोगों को। तो लोग कितना पेट्रोल खरीदेंगे, कितना घूमेंगे? और जहाँ से एक दूसरी बात थी कि लीकर से शराब बेचकर आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू आएगा। कितने दिन तक आप रेवेन्यू कमाओगे और कितना रेवेन्यू आएगा उससे? मतलब लोगों के पास काम तो होना चाहिए, लोग काम करें, कमाएँ और फिर उनका रोलिंग बंद ना हो और उस वे में वो सारी सुविधाओं का लाभ उठाते रहते हैं। बट अगर उनके पास काम ही नहीं है तो ये कितने दिन? तो मुझे नहीं लगता ये कोई और ये जो 1,60,000 करोड़ रुपया कमाने की बात कर रही है सरकार, लोग उस कंडीशन में नहीं है कि अभी जाएँ और स्पेंड करें क्योंकि सब कुछ बंद है और मार्केट का तो एक रूल होता है कि प्रोडक्शन डिमांड है तो प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन, ये एक पूरा साइकिल होता है, जहाँ पर सामान बनता है, फिर उसको बाज़ार में बेचा जाता है। यहाँ पर डिमांड ही नहीं है, कारखाने बंद हैं, सब कुछ बंद है, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, बट सरकार का मानना है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और सरकार के पास पैसे नहीं है, ये बात सच है। और उसके पास इस कंडीशन में 2 ही रास्ते रह जाते हैं दोस्तों। तो एक जो है वो इंडिया को अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज चाहिए, जिससे वो कोलैप्स होता हुआ जो हमारा कोलैप्स होता हुआ जो हमारा पूरा उद्योग है उस और जो बेरोज़गार हो गए इतने लोग, उन सब के लिए एक अर्थव्यवस्था में जान फूँकने के लिए एक अच्छा पैकेज चाहिए। और इस उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो कर्ज़ ले कहीं से, वर्ल्ड बैंक से या अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से कर्ज़ लेती है, वो बोरो करती है पैसे, वो एक उनके पास रास्ता है। और दूसरा रास्ता है कि वो इन तरह के उत्पादों में जैसे पेट्रोलियम हो गया, लीकर हो गया, इससे एक्स्ट्रा सेस, जैसे अभी दिल्ली सरकार ने अ, इस पे लीकर पे एक्स्ट्रा कोरोना सेस करके वो पैसे वसूल रहे थे। तो और उन्होंने डबल कर दिया था ऑलमोस्ट, ऐसे ही बहुत सारे और भी स्टेट ने किया था। कुछ 1-2 स्टेट को छोड़ दे तो बाकी सब स्टेट ने किया था। और सरकार का मानना है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और पैसे आएँगे और उससे हमारी अर्थव्यवस्था फिर अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो दोस्तों ये था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है ये सब। और आपको समझ में आया होगा कि ये पेट्रोल का खेल एक्चुअली में क्या है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से आता है, कैसे आप तक पहुंचता है। आप अपने सुझाव दें कि आपको क्या लगता है कि क्या सरकार का ये मूव सही है? क्या इससे पैसे आएगा? क्या इससे रोज़गार आएगा? क्या इससे अर्थव्यवस्था में जान फूँकी जा सकती है? आप बताएँ हमें कमेंट बॉक्स में। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर आऊँगा और ऐसे ही लाता रहूँगा अगर आप अप्रिशिएट करते रहें। और बिल्कुल मुझे बताइए आपको अगर पसंद आया इसे और आपको अगर समझ में आया तो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए।